हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आई ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। मुझे लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि मुझे मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल एक्शन या हार्मोन एक्शन पे वीडियो चाहिए। तो वैसे ये चैप्टर जो है वो क्लास +1 का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है, जो कि जिसमें आप एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, पूरे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है वो टॉपिक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में ज़्यादा नहीं है, हिट्रो के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे है। तो उस चैप्टर को हम टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज़ में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने हार्मोनल एक्शन को जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन तो खैर हम करते ही हैं, लेकिन जब एक टॉपिक की बात होती है कि उसको टॉपिक को डिस्कस करना है, तो वो टॉपिक सेपरेट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो जब हार्मोन की हम बात करते हैं तो ये क्या है, हार्मोन क्या है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। याद रखना, कभी भी हार्मोन की वजह से किसी टिश्यू को या किसी सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, राइट। ये क्या, ये सिर्फ जो हमारा टारगेट ऑर्गन होता है उसी पे अपना काम करता है। एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, टिश्यू और सेल। जहाँ पे इसकी ज़रूरत है बॉडी में वहीं पे इसका एक्शन होगा, कहीं और दूसरी जगह इसका कोई एक्शन नहीं होगा। ऑल्सो एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर। सेल इंट्रासेलुलर मैसेंजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल तक ये इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करता है। इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट, कि मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे सेल को कहीं पे ज़रूरत है कि उसको ग्रोथ करनी है सेल को, तो ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होगी। तो इंटरसेलुलर मैसेंजर एक्ट करेगा कि वो मैसेज लेके आएगा। क्योंकि जब आपको पता है जो मास्टर ग्लैंड है हमारी, वहाँ पे पहले सिग्नल जाता है, तब कोई हार्मोन स्क्रीट होता है जो हार्मोन रेगुलेट करता है किसी दूसरे हार्मोन की स्क्रीशन को। तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के लिए कई बार मैसेंजर भी एक्ट करता है ताकि उसकी वहाँ से स्क्रीशन हो सके। तो ये पॉइंट इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूस इन वेरी ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेसेस में बहुत ही ज़्यादा कम। हार्मोन की अगर बात करें तो हार्मोन जब ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ से हार्मोन जो है थ्रू डक्ट्स निकलते हैं, थ्रू डक्ट निकलते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ग्लैंड विद डक्ट भी कहते हैं, और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तो उनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, राइट। ये बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर बात करूँ ग्लैंड्स के ऊपर, जो मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात की, तो ग्लैंड्स जो हैं, हम जो ग्लैंड्स पढ़ते हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की, वन इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड वन इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ हिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो, एक्सो और हिट्रो, ये जो हिट्रोक्राइन ग्लैंड होती है ये मिक्सचर होती है एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल पहले हम एक्सो को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का कोई एक ऐसा एरिया है, मान लो ये कोई ग्लैंड है, यहाँ से क्या हार्मोन की स्क्रीशन होनी है, यहाँ से हार्मोन कहीं दूसरी जगह टारगेट ऑर्गन तक जाना है। ये टारगेट ऑर्गन हमने मान लिया, ये क्या है? टारगेट ऑर्गन है, या कोई सेल है, ये कोई टिश्यू है, ठीक है। अब इस हार्मोन को वहां तक, ओहो तो चला गया, वेट, हम कर रहे थे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने बोला कि कोई ऑर्गन है, ठीक है, और या फिर कोई ग्लैंड है, वहाँ से हार्मोन स्क्रीट होना है और पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक उसको जाना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जब वो वहाँ जाएगा तो उसके पास, इस ग्लैंड के पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू उसकी स्क्रीशन वहाँ तक पहुँचेगी, राइट। इसके थ्रू जब उसकी स्क्रीशन वहाँ तक पहुँचेगी तो ये मैंने बोला डक्ट होती है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को डक्ट कहते हैं। अब इस ग्लैंड से, ये कोई ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होगी जहाँ से वो अपना स्क्रीशन जो है वो दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाएगी, ठीक है। अब मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने बोला कि ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होता है, तो वो अपनी स्क्रीशन कैसे पहुंचाएंगे? मान लो ये ग्लैंड है, ये कोई ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये कोई टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है ये ऑर्गन। अब यहाँ तक इसके पास कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो कैसे स्क्रीशन जाएगा? जो इसके आसपास ब्लड वेसल्स होंगे उसके थ्रू जो है वो ये अपने हार्मोन को स्क्रीट करेगा,
ठीक है, क्या होगा कि ये अपने हार्मोन को ब्लड वेसल में पास कर देगा और इस ब्लड वेसल के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के बाद ये हार्मोन फिर इस टारगेट ऑर्गन पे चला जाएगा। तो क्या करता है, ये ग्लैंड से वो जो स्क्रीशन है वो इस ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ तक पहुँचता है। क्वेश्चन आता है कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं अपनी स्क्रीशन कैसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, तो थ्रू ब्लड वो जाती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यही मेन डिफरेंस है एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। और अगर हम तीसरी ग्लैंड का बात करें तो वो है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, ये एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब वो अपनी स्क्रीशन जो है ब्लड में भी स्क्रीट कर सकते हैं और वो डक्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल बहुत बार पूछते हैं, दैट इज़ पेंक्रियाज। ठीक है, लीफ लाइक ग्लैंड होती है पेंक्रियाज, जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होती है। तो ये जो पेंक्रियाज होता है, ठीक है, तो इसके पास डक्ट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, और ये ब्लड में भी अपनी स्क्रीशन देता है। जब ये ब्लड में अपनी स्क्रीशन देता है तो कौन से हार्मोन की, इंसुलिन आपको याद रखना है। इंसुलिन की स्क्रीशन और ग्लूकागॉन की स्क्रीशन डायरेक्ट ब्लड में देता है। और जो पेंक्रियाटिक लाइपेज ये देता है, ठीक है, वो डक्ट के साथ, ये डक्ट लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में छोड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हार्मोन यहाँ पे थोड़ा सा ग्लैंड हार्मोन जो है डायरेक्टली रिलेटेड करता है, क्योंकि ग्लैंड से, तो ये टॉपिक भी साथ में आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड पहले स्क्रीट होंगे, कहाँ पहुँचेंगे, टारगेट टिश्यू तक पहुँचेंगे। और फिर क्या होगा, वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई ऐसा रिसेप्टर होगा जो रिसीव करेगा उस हार्मोन को और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है यही फिर आगे काम करता है। हार्मोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन टारगेट ऑर्गन टिश्यू और सेल। कहाँ पे होंगे ये जो ये टारगेट ऑर्गन होगा जहाँ तक पर्टिकुलर हार्मोन को जाना है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा बात करें अगर हार्मोन रिसेप्टर की, तो क्या होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं बाय विच हार्मोन बाइंड्स। क्या होंगे, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे जिसके साथ जो है हार्मोन आके जुड़ जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड ऑन टारगेट। ठीक है, टारगेट टिश्यू पे ही लोकेटेड होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कहीं और होगा। जैसे हार्मोन अगर ब्लड में भी स्क्रीट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ब्लड में होगा, वहीं पे जहाँ पे टारगेट ऑर्गन होगा वहीं तक जाएंगे हार्मोन, वहाँ पे बाइंड करेंगे। अब ये मेन चीज़ यहाँ पे बताई गई आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज़ हार्मोन रिसेप्टर जो हैं दो तरह के होते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। अब क्या होता है, मान लो कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, अगर ये कोई सेल है, अगर इसकी मेम्ब्रेन पे ही स्पेसिफिक वो प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, मान लो ये प्रोटीन प्रेजेंट है और वहाँ से क्या हार्मोन आता है कोई, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पे ही इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अगर मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाएगा तो मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो रिसेप्टर होगा। अगर मान लो मेम्ब्रेन बाउंड वो नहीं है तो क्या होगा, वो इंट्रासेलुलर है, तो वहाँ पे अलग तरह की रिएक्शन होगी, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, देखिए, वन रिसेप्टर फॉर वन हार्मोन ओनली। एक हार्मोन के लिए सिर्फ एक ही रिसेप्टर होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या, हार्मोन स्पेसिफिक होता है, रिसेप्टर भी स्पेसिफिक है, हार्मोन भी उसके लिए स्पेसिफिक है। तो आप कह सकते हैं कि रिसेप्टर जो है वो हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जब वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहाँ पे कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे जो कि पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन पे आते हैं, राइट। इसके बाद हार्मोन, अगर वही चीज़ मैंने बताया है कि अगर हार्मोन क्या करता है, मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, तो क्या होगा वहाँ पे, ये जो पूरा पैराग्राफ दे के रखा है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करा है, इस फ्लो चार्ट को वन बाय सारे स्टेप्स मैंने नोट करे हैं, आप बिल्कुल ईजिली इसको समझ जाएंगे। तो चलिए देखो, जैसे जैसे ये बनाया स्टेप आप ऐसे नोट कर सकते हो, ईजिली माइंड में बैठ जाएगा। ड्यू टू लार्ज साइज हार्मोन, क्या होता है, कुछ हार्मोन का साइज लार्ज होता है तो वो मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। मान लो सेल है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर एंटर जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए उनको मेम्ब्रेन पे ही जो है वो अपना एक्शन शो करना पड़ता है। इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वहाँ पे होते हैं। ठीक है,
तो पहले क्या हो गया, वो मेम्ब्रेन पे अटक गए। पहला स्टेप क्या हो गया कि मेम्ब्रेन पे ही रह गए, सेल के अंदर गए ही नहीं। फिर क्या हुआ, हार्मोन जो है वो बाइंड कर गया सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे बाइंड कर गया। तो जो मेम्ब्रेन है वो फर्स्ट मैसेंजर वहाँ पे एक्ट करती है कि उसने क्या किया, हार्मोन को रिसीव किया। तो वो मैसेंजर होगी किसके लिए, जो रिसेप्टर है, कि रिसेप्टर को बोलेगी कि हार्मोन जो है वो मेम्ब्रेन पे आ चुका है, इसलिए इसको फर्स्ट मैसेंजर बोला, राइट। इसके बाद क्या होगा, जब रिसेप्टर को पता चल गया कि वहाँ पे हार्मोन आ चुका है, तो फिर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। दोनों का क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है मेम्ब्रेन पे ही, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है, मतलब जो वहाँ पे चेंजेस हुए उसकी वजह से जो चेंज आया उसी को प्राइमरी रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद एक्शन ऑन इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होता है, जो मेम्ब्रेन के बाहर कॉम्प्लेक्स बना है, उस कॉम्प्लेक्स की वजह से मेम्ब्रेन की इनर साइड पे जो है वो चेंजेस आए और वहाँ पे एक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम ऑन इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखो, अब ये जो एक्शन हो रहा है, मैंने बोला ये पहली बात ये मेम्ब्रेन पे हो रहा है, लेकिन जो हार्मोन है उसकी ज़रूरत मान लो सेल के बीच में कहीं पे है, तो वहाँ से जो है प्रोसेस को यहाँ तक होना है, एक्चुअल एक्शन यहाँ पे होना है। तो बहुत सारी चीज़ें बीच में जो हो रही हैं वही स्टेप्स में नोट की गई हैं, ठीक है। अब हमने जब मेम्ब्रेन के इनर साइड पे भी क्या हो गया, रिस्पॉन्स आया, एक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन होगी पर्टिकुलर एंजाइम की ऑन द इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम होंगे जिनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर होगी। क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट मैसेंजर बताया कि वो क्या करेगा, किसी जैसे रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, वैसे ही अब जो पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं वो एक्ट करेंगे और वो एक जनरेशन करेंगे किस चीज़ की, सेकेंडरी मैसेंजर की। मतलब कि वहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लिक एमपी हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, कैल्शियम आयंस हैं, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और ये एक पर्टिकुलर रिस्पांस देंगे जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी सेल के अंदर और बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा। और जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे पर्टिकुलर मैकेनिज्म होना था वो होगा, ठीक है। इसलिए रेगुलेशन हो जाएगी, जो पर्टिकुलर चीज़ होनी है वो हो जाएगी। ये एक्शन जो है डिफरेंट, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा तरह के हार्मोन बनते हैं। तो पर्टिकुलर हार्मोन, जैसे अगर अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस देखना हो, जैसे एक्शन ऑफ इंसुलिन देखना है तो वो अलग रहेगा, लेकिन कलेक्टिवली हम सारे हार्मोन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर दे रहे हैं, हम रेगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर मैकेनिज्म, हम पर्टिकुलर बता नहीं रहे हैं यहाँ पे कि किस हार्मोन का एक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेसिक रहता है सभी हार्मोन के लिए। जब जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो है रिसेप्टर वहाँ पे बनता है, मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन कोई होता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपको बिल्कुल माइंड में बिठा लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एक क्राइटेरिया रहता है। और वैसे एचपी टैट के लिए ज़्यादा डीप हार्मोनल एक्शन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे आप कमीशन वगैरह दोगे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो हाईलाइट किया गया है, वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि साइज़ क्या था, बड़ा था हार्मोन का, जिसकी वजह से वो एंटर नहीं कर पाया था सेल में। फर्स्ट मैसेंजर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस पे होता है मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एनिलाइल साइक्लेज ऑन द इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये पर्टिकुलर एक हार्मोन के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक नाम बताया गया है एंजाइम का। मैंने बोला कि जब मेम्ब्रेन की सेकेंड इनर मेम्ब्रेन पे जब एक्शन हुआ था उसके बाद पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिवेट हुए थे, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम का नाम आपको दिखे रखा है, ठीक है। अब देखो, जो मेम्ब्रेन पे हार्मोन जो है वो इंटरेक्ट किए उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो एक्ट करते हैं, वहाँ पे कोई जो एक्शन होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। इन टर्न वो क्या रेगुलेट करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को एक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं। वही चीज़ देखो डायग्रामेटिकली आप समझ सकते हैं यहाँ से कि क्या होता है, हार्मोन आता है मेम्ब्रेन पे, पहले वो बाहर वाली मेम्ब्रेन पे यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। रिसेप्टर, ये जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ये आपका रिसेप्टर है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम मेम्ब्रेन जो
आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई है हार्मोनल एक्शन की, किसमें, ओवरी की वॉल पे, ठीक है। ओवरी का ये थोड़ा एरिया दिया गया है। फिर यहाँ पे जनरेशन होती है सेकेंडरी मैसेंजर की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आता है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे जो ग्रोथ की बात करी गई है तो ओवरी का ये एक्शन बताया गया है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन एंड जो ट्रांसक्रिप्शन इफेक्ट्स हैं, जब आपको पता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए पर्टिकुलर हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो शुरू हो सके, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, कैन नॉट ईजिली एंटर इनटू द टारगेट सेल। आपको पता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं। और यहाँ पे जब हमें पता है, अगर डिटेल स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का कैसा होता है, तो वहाँ पे बाइलेयर होती है लिपिड्स की, है ना। लिपिड्स होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल नहीं बात करेंगे। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, कैन नॉट ईजिली एंटर इनटू द टारगेट सेल, क्योंकि वो क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। अब इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो वन ही हार्मोन, एक ही हार्मोन के साथ बाइंड करता है, इसलिए वो स्पेसिफिक होता है, रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यहाँ से वही, यहाँ से डायग्राम मैंने एक्चुअली बताना था आपको। जैसे अब ये क्या है, ये जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, ये सेल के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये एंटर कर गया जिसकी वजह से क्या हो गया, हार्मोन कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर न्यूक्लियर वॉल दी गई है यहाँ पे, ये जो है ये न्यूक्लियर वॉल है, इसके अंदर हार्मोन जो है वो पर्टिकुलर अपनी साइट पे जाके पहुंच चुका है, रिसेप्टर के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसकी वजह से क्या इनिशिएट कर रहा है, ये प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ किसके एक्शन को, स्टीरॉयड हार्मोन के एक्शन को इनिशिएट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर सेल की ग्रोथ मेंटेन हो रही है। ये प्रोसेस एमआरएनए से प्रोटीन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल था, ये दूसरा जो डायग्राम था, ये था कि जब हार्मोन जो है वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है। वो मेम्ब्रेन पे देखो, यहाँ पे इसने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, इसने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया, तो इट मीन्स ये सेल के अंदर एंटर कर सकता है। कुछ ऐसे स्टीरॉयड हार्मोन हैं जो क्या है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में देखो दे के रखा है कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, सो दैट दे कैन एंटर इनटू द सेल, दे कैन ईजिली। अब लिपिड में आपको पता है लिपिड की बाई लेयर जो है, सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है बाई लेयर्ड होती है, और उसमें आपको पता है कि लिपिड जो है वो इस तरीके से दोनों साइड से प्रेजेंट होते हैं, और बीच में क्या यहाँ पे वो आपकी प्रोटीन्स लगी होती है, कुछ इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और टर्नल प्रोटीन से मिलके जो है पूरा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है वो आपको याद रखना है। तो वहाँ से अगर कोई लिपिड सॉल्युबल आ रहा है तो लिपिड है यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्युबल हो जाएगा और वो उसको अलाउ कर देंगे अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये बेसिक सा आइडिया हो गया। तो यहाँ से डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ इस वीडियो से कंक्लूजन क्या निकलता है, एंड में आपको क्या याद रखना है कि एक तो हार्मोन होता क्या है, नॉन न्यूट्रिशियस है, कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, ट्रेस अमाउंट में स्क्रीट होते हैं, और यहाँ पे एक्सो एंडो और हिट्रोक्राइन ग्लैंड का आइडिया आपको याद रखना है। हार्मोन जो है मेम्ब्रेन पे जब एक्ट करता है तो क्या होता है, अगर मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्ट जाता है तो क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है और रिसेप्टर भी हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन, ज़्यादा 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान में रखने हैं फॉर एचपीटेट। और अगर आप कोई हायर एग्जाम दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं या कमीशन का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे तो ईच एंड एवरी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी। एनसीईआरटी के कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई वहाँ पे प्रॉबिलिटी नहीं रहती, हम कोई भी लाइन को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपीटेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपीटेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज़ टारगेट HP टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक, प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.